नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स की इस क्लास के अंदर। चैप्टर नंबर फर्स्ट का आज हम 26वां पार्ट पढ़ेंगे, यानी 26 नंबर वीडियो आज आपके सामने मैं इस पहले चैप्टर का रखूँगा और इसी वीडियो के साथ आज अपना चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। और वैसे तकरीबन 21 ही वीडियो बने, ज़्यादा मत ऐसे दिमाग में रखना, क्योंकि 5 वीडियो में बार बार कह रहा हूँ, बेसिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद उन 5 वीडियो का महत्व आपको इस चैप्टर में समझ में आ गया होगा कि उन 5 वीडियो का क्या महत्व था। वो इस चैप्टर में हमने काफ़ी हद तक उनको यूज़ में लिया है, तो उन सब का आपको अच्छी तरीके से मतलब यूज़ लेना है और उनको अच्छी तरीके से आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। आगे की क्लास में भी मतलब जब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे तब भी उनका बहुत ज़्यादा मतलब रोल होगा। अभी देखो, हम एक छोटा सा पॉइंट और बच चुका है, उसके साथ अपना ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल अपना अचालक गोला चल रहा था, याद है ना आपको। अचालक गोले की 2 कंडीशन हमने पढ़ ली थी। चालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, चालक गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया था, अचालक गोले के सॉरी। और अब अचालक गोले के अंदर अपने को विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। बस थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, बाकी और कुछ नहीं है। फिर इसका ग्राफ बनाएंगे और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये हमारा अचालक गोला था, एक ऐसा गोला जो कि अचालक पदार्थ का बना हुआ है। इस गोले का जो केंद्र है वो O है और त्रिज्या जो है इसकी वो कैपिटल R है। और जब इस गोले को Q आवेश हमने दिया था, तो अचालक गोले को जब Q आवेश दिया जाता है तो उसके पूरे आयतन में वितरित हो जाता है। ये हमारा कल का पॉइंट था। और कल का जो तीसरा पॉइंट है, हेडिंग डाल दो बस, मैं थ्योरी ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा, फटाफट न्यूमेरिकल पर आऊँगा। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, जब बिंदु P, नोट करो, जब बिंदु P अचालक गोले के अंदर स्थित है। जब बिंदु P गोले के कहाँ स्थित है? अंदर स्थित है। और जब अंदर स्थित होगा तो स्मॉल r छोटा होगा कैपिटल R से। स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, ये कैपिटल R है। अब फिलहाल अपना बिंदु P यहाँ मैंने ले लिया, तो बेटा इस चित्र के अनुसार ये दूरी R हो जाएगी, ये अपना बिंदु P हो जाएगा। दिख रहा होगा आपको, ये बिंदु P हो गया, ठीक है। अब ये बिंदु P अंदर है, स्पष्ट है। तीसरी कंडीशन है, बाहर निकाल लिया हमने विद्युत क्षेत्र। सतह वाला बहुत ही सिंपल था, स्मॉल r इज इक्वल कैपिटल R। अब अंदर वाली कंडीशन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, सबसे पहले क्या करते हैं, गाउसीय पृष्ठ, और ऐसा गाउसीय पृष्ठ लेना है ताकि अपना बिंदु P उसके अंदर शामिल हो, क्योंकि हमें बिंदु P पर ही रीडिंग लेनी है। तो लिखो सबसे पहली वही स्टेप, सर्वप्रथम स्मॉल r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की, स्मॉल r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। स्मॉल r त्रिज्या के, लिखते जाओ आप लोग, मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा यहाँ पर। सर्वप्रथम स्मॉल r त्रिज्या के गाउसीय पृष्ठ की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं। देखो दिख रहा होगा गाउसीय पृष्ठ आपको, यहाँ पर अंदर ही अंदर मैंने एक छोटा सा गाउसीय पृष्ठ बना दिया। स्मॉल r त्रिज्या का बनाया ताकि ये बिंदु P है वो इसमें कवर होता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को। फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है, गाउसीय पृष्ठ हो गया। नंबर 2, इस गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा। नंबर 2 लिखो, इस गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा, समेशन Q हमें निकालना है। दूसरी स्टेप यही बताई थी मैंने, बस इन स्टेप्स की पालना करते जाओ और आपके जो गाउस के अनुप्रयोग है वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे इसी स्टेप पर। और इसमें से बड़ा प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा, कन्फर्म है बड़ा प्रश्न आएगा, ठीक है। तो बड़ा प्रश्न इसमें से आएगा। साथ साथ इसी चैप्टर के साथ तीसरा चैप्टर आपका वो भी इसी में शामिल है, ये भी बता देना चाहूँगा, ठीक है। तो इन सब के मतलब इन दोनों तीनों चैप्टर को मिलाकर बड़ा प्रश्न बनता है। तो इनमें से भी प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए, सबसे पहले गाउसीय पृष्ठ की कल्पना होगी और इसमें आवेश की मात्रा निकालें। देखो बेटा, अपने को आवेश चाहिए इस गाउसीय पृष्ठ में, और ये मेरा गाउसीय पृष्ठ। अभी आप सबको पता है कि सर ये Q आवेश तो इस पूरे गोले के पूरे आयतन में है। अब पूरे आयतन में कैपिटल R त्रिज्या का जो पूरा आयतन था उसमें Q आवेश है। भाई मेरे को तो मेरे गाउसीय पृष्ठ की बात करनी है, तो सर क्या गाउसीय पृष्ठ में Q आवेश है क्या? नहीं भाई, गाउसीय पृष्ठ में Q आवेश नहीं है, क्योंकि ये गाउसीय जो पृष्ठ है ये छोटा है और ये कैपिटल R त्रिज्या का गोला ये इससे बड़ा है। तो मैं इसके लिए इसका आवेश निकालने के लिए मैं एक बात कहूँगा कि ये Q आवेश पूरे आयतन में है। तो एक लाइन लिखूंगा कि पूरा आयतन है 4/3 पाई r³। देखो कैपिटल R इस पूरे गोले की त्रिज्या है, तो पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई r³ है। 4/3 पाई r³ आयतन में कुल आवेश कितना है? आयतन में
कुल आवेश की मात्रा है Q, यानी इतने आयतन में Q आवेश है तो एक आयतन में आवेश की मात्रा हो जाएगी Q/4/3 पाई r क्यूब। जैसे हम छोटी क्लासों में इस प्रकार की इक्वेशन बनाते थे। हमें चाहिए इस छोटे से गोले में अपने गाउसीय पृष्ठ में, तो गाउसीय पृष्ठ का आयतन होगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। क्यों भाई, इस गाउसीय पृष्ठ का आयतन इतना है, तो इस आयतन में, यानी कि अपना गाउसीय पृष्ठ है, आयतन में कुल आवेश की मात्रा, कुल आवेश की मात्रा, और वो हो जाएगी Q/4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। और जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास समेशन Q, यही अपने को निकालना है कि गाउसीय पृष्ठ में आवेश, तो अपना गाउसीय पृष्ठ इतना आयतन घेर रहा है ना, तो इस आयतन में आवेश आ जाएगा ये, क्योंकि पूरे आयतन में Q आवेश है, एक आयतन में Q/ समथिंग, और इस आयतन में Q/ समथिंग इंटू 4/3 पाई r क्यूब। देन समेशन Q की वैल्यू आ गई QR³ अपॉन कैपिटल R क्यूब। देखो चेक करो, ये मैंने सही लिखा है क्या, ये समेशन Q की वैल्यू आ गई, ठीक है, क्योंकि 4/3 पाई इससे कैंसिल आउट हो गया। अब आप क्या करते हो, थर्ड स्टेप लिखो, इस गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स की मात्रा। मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा आज, क्योंकि मैं बार बार लिख चुका हूं पहले भी 2-3 टॉपिक के अंदर पूरी थ्योरी। अब आप थोड़ा सा इन पर अभ्यास करो, और जब अभ्यास करोगे तभी याद होगा बेटा। थर्ड स्टेप है, इस गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश की मात्रा आ गई। थर्ड स्टेप, गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स की मात्रा, विद्युत फ्लक्स की मात्रा किससे, गाउस प्रमेय लगाओ, फाई ई दैट इज इक्वल समेशन Q/ε0, एंड समेशन Q की वैल्यू है QR³ अब ε0 यहाँ भाग में पहले से पड़ा है, और ये आ गई बेटा अपनी समीकरण नंबर 1। गाउस प्रमेय लगा दी। अब आगे बढ़ो, फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप क्या होती है, इस गाउसीय पृष्ठ पर अल्पांश ds लेते हैं, लिख दो, इस गाउसीय पृष्ठ पर अल्पांश, सेम लाइन से बेटा, गाउसीय पृष्ठ पर अल्पांश ds लेते हैं, तथा माना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है, तो गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स की परिभाषा से ऐसा किया है कि हमने E.ds इज इक्वल E/ds cos थीटा, जहां थीटा क्या चीज है बेटा, थीटा है E वेक्टर व ds वेक्टर के बीच का कोण है, ठीक है, बीच का कोण, और कितना होने वाला है, 0 डिग्री होगा। कैसे होगा, तो सबसे पहले गाउसीय पृष्ठ पर अल्पांश ले हो, जैसे बिंदु P यहाँ मान रखा है ना मैंने, इसको बिंदु P मानना है, तो इस पर मैंने एक अल्पांश ले लिया, ये ले लिया अल्पांश, गाउसीय पृष्ठ पर अल्पांश ले लिया, तो इस अल्पांश का विद्युत क्षेत्र जो क्षेत्रफल सदिश ऐसे बाहर की ओर होगा, तो विद्युत क्षेत्र भी कहाँ है बेटा, बाहर की ओर है। अब ये बात ध्यान देने वाली है कि अल्पांश एक छोटा सा गोलाकार भाग का टुकड़ा है, उसका क्षेत्रफल तल के लंबवत बाहर की ओर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर होता है, बाहर की ओर किसी तरफ हो सकता है विद्युत क्षेत्र, परंतु हमारा बिंदु P मैंने यहाँ ले रखा है, अकॉर्डिंग दिस पॉइंट अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्रकार बाहर की ओर होगा, इस बिंदु के अनुसार बाहर की ओर होगा, तो दोनों डायरेक्शन बाहर की ओर होगी इस पॉइंट के अनुसार। और जब बाहर की ओर डायरेक्शन, अगर ये पॉइंट यहाँ लेते हो तो क्षेत्रफल बाहर, विद्युत क्षेत्र बाहर, तो बाहर की ओर हो जाएगा। ये पॉइंट बिंदु P यहाँ लेते हो तो क्षेत्रफल की दिशा बाहर, विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर, सब कंडीशन में थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 होते ही यहाँ से रिजल्ट आ गया, E हमें निकालना है, इसलिए इसको समाकलन से बाहर निकाल देंगे, अंदर बचा ds और कोस थीटा कोस 0 वैल्यू 1। अब आता है ds, अल्पांश का क्षेत्रफल है, हमें ऐसे अल्पांशों का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। अब ऐसे छोटे छोटे अल्पांश जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, और गाउसीय पृष्ठ एक गोलाकार भाग है, और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², क्योंकि गाउसीय पृष्ठ की रेडियस कितनी है, स्मॉल r²। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 और समीकरण
1 व समीकरण 2 से, बोलो क्या लिखोगे, दोनों को बराबर कर दूं, ई गुणा 4 पाई आर स्क्वायर क्यू आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है सर, हो रहा है, आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो रिजल्ट आ गया, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे कैसा पड़ा है, क्यू आर बटे आर क्यूब, चेक करो मैंने सही लिखा है क्या इसको, क्यू आर बटे आर क्यूब, देखो चेक करो बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, आर क्यूब पड़ा है, आर क्यूब आ जाएगा। और यहाँ से इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म वैसे मैंने बता दिया है, सब में बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई सदिश राशि नहीं है इसलिए आर कैप वेक्टर सदिश के रूप में आ जाएगा, ठीक है, वेक्टर के रूप में आ जाएगा आर कैप, ठीक है, जिसकी दिशा ई की दिशा में होगी, ये आ जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र आ गया कहाँ, अंदर की तरफ, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का सूत्र ये आएगा। इन सूत्र को याद भी रखना है क्योंकि आगे भी हम काम में लेंगे, जब हम पोटेंशियल निकालेंगे, विभव की गणना करेंगे, तब भी ये सूत्र काम आएंगे। तो थ्योरी मैंने आज लिखी नहीं है, थ्योरी को मैंने बोलकर आपको नोट करवाया है, बाकी सारा डेरिवेशन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, समझ में आ गया होगा। अब फटाफट इसका ग्राफ भी बना लो, ठीक है, क्योंकि ग्राफ के लिए कल वाले पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए भाई। और ग्राफ बनेगा अचालक गोले की 3 कंडीशन है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और वैसे साथ साथ नोट करते रहा करो या पहले समझ लिया करो, ठीक है, उसके बाद दोबारा वीडियो देखो तो फिर नोट किया करो, एक टॉपिक का वीडियो देखकर उसको दोबारा रिवाइज कर लिया करो ताकि उससे आसान हो जाएगा। चलिए अब ग्राफ की बात करते हैं। कल हमने बाहर विद्युत क्षेत्र निकाला जिसका रिजल्ट ये आया था, सिंपल सा पॉइंट था, और बाहर की तरफ जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नजर आ रहा है। फिर हमने सतह पर निकाला और सतह पर विद्युत क्षेत्र ये आया था। और अगर मैं हमारे गोले के हिसाब से बात करूं तो मैं इसको नियत बोल सकता हूं क्योंकि मैंने गोले का चार्ज क्यू फिक्स कर रखा है, रेडियस आर भी फिक्स कर रखी है। और अंदर विद्युत क्षेत्र की गणना करूं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अभी निकाला है, ये रिजल्ट आता है। इन सब के वेक्टर फॉर्म भी लिख सकते हो आप लोग, ई इन, अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी आर के समानुपाती है क्योंकि क्यू और कैपिटल आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन सबको हम नियत मान के चलें तो दूरी के साथ परिवर्तन अंदर इस प्रकार हो रहा है, बाहर इस प्रकार हो रहा है, सतह पर नियत मान सकते हैं। ग्राफ क्रिएट करें, वही 3 कंडीशन, एक तरफ दूरी, एक तरफ विद्युत क्षेत्र, ये गोले का केंद्र मानूं तो यहाँ पर एक बाउंड्री बनाकर आप सतह लिख सकते हो, ये अंदर की साइड और ये बाहर की साइड, समझ गए होंगे, ये सतह, ये अंदर और ये बाहर। देखो बाहर जब जाते हो तो स्मॉल आर बढ़ता जाता है कैपिटल आर से, सतह पर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होता है और अंदर स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा होता है। सर सतह पर मान फिक्स है कितना, के क्यू बटे आर स्क्वायर, यू नो, के क्यू बटे आर स्क्वायर। अंदर यहाँ से चलो केंद्र से, तो केंद्र पर त्रिज्या, केंद्र पर आर 0 हो गया, आर 0 होते ही विद्युत क्षेत्र 0 हो जाता है क्योंकि केंद्र पे आर 0, यहाँ आर 0 केंद्र की बात कर रहा हूँ तो अंदर विद्युत क्षेत्र भी 0, ये केंद्र की कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि केंद्र पर जब आओगे ना तो ये दूरी, अगर गोले के केंद्र पर आ जाते हो आप लोग तो ये दूरी बिल्कुल 0 हो जाती है, और जब आर का मान 0 रख देते हो तो विद्युत क्षेत्र 0। जब अंदर से सतह पर जाते हो तो आपको समानुपाती संबंध की पालना करनी पड़ेगी क्योंकि सतह पर मान फिक्स है और अंदर दूरी के साथ जो परिवर्तन है वो समानुपाती है, तो यहाँ लिख दो ई इन समानुपाती आर। और जब सतह से बाहर निकलोगे तो आपको व्युत्क्रमानुपाती संबंध की पालना करनी पड़ेगी क्योंकि बाहर की तरफ जो विद्युत क्षेत्र है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बेटा नजर आ रही है बात है,
अंदर से सतह पर गए तो समानुपाती संबंध, और सतह से बाहर गए तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध। इस प्रकार अचालक गोले की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ अगर परिवर्तन आरेख आपसे पूछे तो इस प्रकार आएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि इस ग्राफ को देखकर बताओ कि अधिकतम तीव्रता कहाँ प्राप्त होगी, अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ आएगी, तो मैं यहाँ से स्पष्ट देख पा रहा हूँ कि सर सतह पर यानी अचालक गोले की सतह पर सबसे ज़्यादा मान है। ठीक है, सतह पर सबसे ज़्यादा मान है। ठीक है, और अगर न्यूनतम तीव्रता के बारे में पूछा जाए आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा ये न्यूनतम तीव्रता, तो अंदर जाओगे तो भी वैल्यू घट रही है, बाहर जाओगे तो भी वैल्यू घट रही है। तो सबसे न्यूनतम सबसे गोले के अचालक गोले के केंद्र पर न्यूनतम है भाई, केंद्र पे न्यूनतम है, केंद्र पर है न्यूनतम, अंदर घट रहा है मान लेकिन न्यूनतम नहीं कह सकते। अंदर आओगे तो मान घट रहा है, 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 और केंद्र पर आकर जीरो हो गया तो सबसे न्यूनतम मान केंद्र पर है। फिर दूसरी बात, एवं बाहर जाओगे तो भी वैल्यू घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, जाते जाओगे ये ग्राफ आगे जाकर अनंत पे मिलेगा, इसलिए यहाँ टच नहीं करवाना है। इसलिए दूसरा न्यूनतम मान होगा अनंत पर, क्योंकि r का मान जब अनंत रख दोगे आउटसाइड बाहर की तरफ, जब r अनंत होगा तो विद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। तो न्यूनतम तीव्रता गोले अचालक गोले के केंद्र पर और अनंत की स्थिति पर होगी, और अधिकतम तीव्रता अचालक गोले की सतह पर होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा अचालक गोले के लिए, इनको नोट कीजिए। और इसके बाद हम शुरू करते हैं इनके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई, क्योंकि अधिकांश बच्चों के पास अभी एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है। और वैसे मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर पुरानी किताबें मिलती हैं तो वो आप ले सकते हो, क्योंकि वही टॉपिक्स हैं सारे, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। कोई थोड़ा बहुत चेंज होगा तो बाद में हम आपके लिए क्लास और लगा देंगे उसकी। बाकी वही टॉपिक है जो पहले एनसीईआरटी का सिलेबस लगता था, वही सारे सिलेबस वाले पॉइंट इसके अंदर है, वही न्यूमेरिकल है, वही एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर किसी बच्चे के पास पुरानी किताब है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर पुरानी किताब नहीं है तो आप अगर ऐसा थोड़ा सा कर सको तो आपको इंटरनेट पर इनकी पीडीएफ, पूरी किताब की पीडीएफ मिल जाती है, उसको आपको सर्च करना पड़ेगा, वो पीडीएफ से आप पूरी बुक डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से। तो बेटा न्यूमेरिकल्स के लिए, एग्जाम्पल के लिए किताब होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फिर भी किसी बच्चे के पास किताब नहीं है तो मेरे पास एक बुक है, ठीक है, पुरानी किताब है, उस किताब को मद्देनज़र रखकर मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। वैसे देखो अच्छा तो ऐसे होता कि मैं यहाँ से क्वेश्चन करवाऊँ और आप घर पे बैठकर आपके पास किताब और अच्छी तरीके से आप लोग वो एक एक क्वेश्चन समझो और उसके साथ साथ करो। लेकिन फिर भी किताब नहीं है तो आप थोड़ा समझना, क्योंकि पर्सन में आपको नहीं लिखाऊंगा बेटा, पर्सन लिखाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो पर्सन जब आपके पास किताब हो तब आप देख लेना, एक बार आप इस अभ्यास प्रश्नों को समझने का प्रयास करना। ठीक है, अभी जो मेरे पास जो एक बुक है उस बुक के अनुसार हम बढ़ते हैं, और सबसे पहला आपको पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर करवा रहा हूँ मैं। साधारण न्यूमेरिकल हैं, बहुत ही सिंपल हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज की बात करें तो भाषा के रूप में उनको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी मेरे पास जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, जो पहला प्रश्न मैं यहाँ देख पा रहा हूँ वो ये दे रखा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे गोले रखे हुए हैं वायु में। ये पहला क्वेश्चन आपका, यानी आपके पास दो गोले हैं, पहला गोला ये है और दूसरा गोला ये है। ठीक है, और इन दोनों गोलों के बीच की दूरी देखो, बीच में एक तो है वायु, ये बात ध्यान रखना, और बीच की दूरी जो इसमें दी गई है किताब के अनुसार 30 सेंटीमीटर है। देखो बुक के अंदर किसी बच्चे के पास किताब है तो अच्छी बात है, कुछ त्रुटियां भी हैं एनसीईआरटी बुक के अंदर, कुछ त्रुटियां भी हैं, कुछ मतलब मात्रक की कह दो, प्लस माइनस की कह दो, तो वो मैं यहाँ पर साथ साथ आपको बताऊंगा। देखो ये सेंटीमीटर में है तो हम इसको सबको ऐसा ही पत्ती में लेके चलेंगे, और 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होते हैं। बस ये बात दिमाग में जमा लो कि ये चीज़ अपने को याद रखनी है। अब देखो बेटा पहला जो गोला है ना, ये पहला गोला मैं कह देता हूँ Q1 है।
ठीक है। इस गोले को, ये पहला गोला है जिसको ए नाम दे दो, ये दूसरा गोला है इसको बी नाम दे दो। तो पहले गोले पे जो आवेश दिया हुआ है किताब में, प्रश्न वाला कह रहा है कि पहले गोले पर आवेश 2 गुणा 10 की घात -7 है और दूसरे गोले पर आवेश 3 गुणा 10 की पावर -7 है। इस पहले गोले पर आवेश इतना है और दूसरे गोले पर आवेश इतना है। समझ गए बात मेरी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी क्या कह रहा है, बीच की दूरी दी गई है और वायु की चर्चा कर रहा है और पूछ रहा है कि दोनों के बीच में लगने वाले बल, विद्युत बल की गणना करो। ये आपका पहला सवाल है। अब आप समझ जाओगे क्योंकि मैंने सवाल की जो प्रॉपर्टी है वो आपको समझा दी है। ऐसे सवाल आपको समझ समझ के करने हैं। अब देखो, दो आवेश बीच में हवा या निर्वात होता है तो जो विद्युत बल होता है वो कूलाम नियम से निकालते हैं और कूलाम नियम से जो विद्युत बल आएगा, कूलाम नियम से F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बारे में आप सब जानते हो कि अलग अलग वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट होता है जिसको हम K से लिखते हैं और उसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9। अब ये फायदा है, अगर आपने डायरेक्ट वैल्यू याद रख ली है इनकी तो आपको लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज एप्सिलॉन नॉट का मान रखते, 4 पाई से गुणा करते और 1 में भाग देते। अच्छा ये होता है ना, आप डायरेक्ट वैल्यू याद रखो, ठीक है। इसलिए मैंने इनकी डायरेक्ट वैल्यू आपको याद करने के लिए बोला। QA की वैल्यू है 2 गुणा 10 की पावर -7, QB की वैल्यू है 3 गुणा 10 की पावर -7, R दूरी 30 गुणा 10 की पावर -2 का स्क्वायर। अब इस कंडीशन को आपको सोल्व करना है। देखो बेटा, सोल्व मैं नहीं करवाऊंगा, सोल्व आपको करना है। कैलकुलेशन करो, जितना अभ्यास करोगे उतना आपका क्वेश्चन होगा। सीधी बात ये है भाई, मैं यहाँ से आपको सोल्व करवा देता हूँ या बुक से लिखकर प्रश्न का उत्तर लिखा देता हूँ तो कोई मतलब नहीं निकलता। आप इनकी कैलकुलेशन करो, यहाँ से जो भी काटाबाटी होती है बेटा वो सरल करो और सरल करके बल का मान निकालो। ये बल का मान आएगा और बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये आपको अति आवश्यक रूप से लिखना है। अगर ये चीज़ नहीं लिखते हो मात्रक वगैरह तो आपके नंबर कटते हैं परीक्षा के अंदर। और साथ साथ ब्रैकेट में ये भी लिख देना, ये जो बल लगेगा ये प्रतिकर्षण बल होगा। कैसा बल होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है। पहले गोले पर भी ये आवेश धनावेश है, दूसरे पर भी आवेश धनावेश है और दो धनावेश जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इनके फटाफट स्क्रीनशॉट लेने आपको और अगर रफ कॉपी है तो फटाफट क्वेश्चन समझकर आपके दिमाग में उसका सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। हाँ, एक दो क्वेश्चन है उनके बारे में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, वो मैं डिटेल से आपको समझा दूंगा। बाकी ये सिंपल क्वेश्चन है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी एक दिया हुआ है भाई, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। क्या कह रहा है ये प्रश्न कि दूसरा प्रश्न 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले के कारण, देखो भाई दूसरा प्रश्न कह रहा है एक गोला है जिस पर आवेश, पहला गोला है जिस पर आवेश 0.4 माइक्रो कूलाम है और माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 कूलाम। 11वीं क्लास में पढ़े होंगे ये तो, या ये भी मैं आपको डिटेल से करवाऊँ क्या? हो जाएंगे क्या? देखो, मिली का अर्थ होता है -3, माइक्रो का अर्थ होता है -6, नैनो का अर्थ होता है -9। बस इतना याद रखो। तो माइक्रो कूलाम, और जब मैंने बताया था तो कूलाम एक बड़ा मात्रक होता है, कूलाम छोटा मात्रक नहीं है, कूलाम एक बड़ा मात्रक है। लेकिन बड़ा मात्रक होने के कारण इसलिए इनको कूलाम, यानी एक वस्तु पर एक कूलाम आवेश तो बड़ा ही आवेश है, इसलिए क्या किया जाता है, इनको मिली, माइक्रो, नैनो इस प्रकार इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये एक पहला गोला है जिस पर आवेश है 0.4 गुणा 10 की पावर -6 माइक्रो कूलाम। इसके पास में एक गोला और रखा हुआ है, हवा में है ये दोनों गोले, ठीक है। और जो दूसरा गोला रखा हुआ है ना इसके पास, इन दोनों वही कंडीशन है, ये पहला गोला ये दूसरा गोला, दो गोले हैं। दूसरे गोले पर जो आवेश, किताब वाला कह रहा है कि दूसरे गोले पर आवेश 0.8 माइक्रो कूलाम है। दूसरे गोले पर आवेश कितना है? 0.8 माइक्रो कूलाम, यानी 0.8 गुणा 10 की पावर
6। देखो ये कंडीशन है, ये अपना पहला गोला है Q1 आवेश का, ये दूसरा गोला है Q2 आवेश का। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं सर? R दूरी पर रखे हुए हैं। अभी फिलहाल इस R की कोई चर्चा नहीं की है। और बीच में क्या है सर? वायु है। यानी सेम सवाल है भाई मेरे हिसाब से, बस वैल्यू चेंज की है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है ना, उस बल का मान 0.2 न्यूटन है। अरे वाह, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। मतलब इसी सवाल का दूसरा रूप बना दिया। मतलब इस बार अगले ने बल का मान दे दिया है आपको, और बाकी इसमें क्या पूछा था? आर दिया हुआ था, बाकी सब कुछ दिया हुआ था, बल निकलवा रहा था। इसमें बल का मान देकर आपसे ये पूछ रहा है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी बताओ। यानी इस बार आपको क्या निकालना है? आर निकालना है। अब बताओ, ऐसे सवाल क्या मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा करवाऊँ तो आप इन सवालों को मेरे हिसाब से समय लगाने से कोई फायदा नहीं है, आराम से समझ चुके होंगे। क्योंकि सर बल का सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। बल का मान दे रखा है 0.2, इसका मान 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 का मान 0.4 गुणा 10 की पावर -6, Q2 का मान 0.8 गुणा 10 की पावर -6, और भाग में क्या पड़ा है? R स्क्वायर। अब यहाँ से इसका पक्षांतरण करके आप R स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे, और जब R स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी तो दूरी आ जाएगी। वो किस में आएगी बेटा? मीटर में। मैं ये सवाल आपको नहीं करवाऊंगा, बाकी मैंने करवा तो दिया है, लेकिन आप इसको सॉल्व करके देखना। फिर दूसरा, इसी का 2 भाग दे रखे हैं इसी सवाल के। दूसरा भाग कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। भाई एक गोला दूसरे पर 0.2 न्यूटन बल लगा रहा है, तो दूसरा गोला भी पहले गोले पर उतना ही बल लगाएगा। स्पष्ट सी बात है, क्योंकि कूलाम का नियम जो है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम की पालना करता है। ये बात आप सब जानते हो कि F12 इज इक्वल -F21 होता है। बस अंतर इतना है कि पहला गोला दूसरे पर जितना बल लगा रहा है, दूसरा गोला पहले पर भी उतना ही बल लगाएगा। बस अंतर होता है दिशा का। ये माइनस चिन्ह इसी बात को बताता है कि ये जो बल लग रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब जैसे यहाँ पर आपको ये कह रहा है कि एक गोला दूसरे पर इतना बल लगा रहा है, तो दूसरा गोला भी उस पर उतना ही बल लगाएगा, बस उसका मान 0.2 न्यूटन होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो आपको बस इसका स्टेटमेंट लिखना है, ये नियम लिखना है कि कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम की पालना करता है, अर्थात F12 इज इक्वल -F21। इसलिए पहला गोला अगर दूसरे पर 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो दूसरा गोला भी पहले पर 0.2 न्यूटन का ही बल लगाएगा, बस उस बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। ठीक है, ये इसका उत्तर लिख लेना आप लोग, मैंने बोलकर बता दिया है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और आपने नोट भी कर लिया होगा। थ्योरिकल जो पर्सन है ना, वो मैं आपको बोल बोल कर लिखाऊंगा। ठीक है, साथ साथ नोट कर लेना फटाफट। और बाकी जो डेरिवेटिव न्यूमेरिकल है, मतलब जिनको सोल्व करना है, उनका आपको मेथड क्रिएट कराऊंगा। कैलकुलेशन मैं नहीं कराऊंगा, कभी नहीं करवाता मैं। क्यों करवाऊं भाई? जोड़ बाकी गुणा भाग है, ये आपको आना चाहिए। और बच्चे बहुत बार गलत कर देते हैं। क्यों गलत कर देते हैं? कि अधिकांश बच्चे किताब से देखकर उत्तर लिख लेते हैं, या अधिकांश बच्चे कैलकुलेटर से इसको सोल्व कर लेते हैं, जबकि परीक्षा में आपको कैलकुलेटर थोड़ी मिलता है। परीक्षा में तो आपको खुद हल करना पड़ेगा। तो ये घातों के गुणा भाग हल करना आपको आना चाहिए, और इनका अभ्यास होगा तभी संभव होगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी पहला दूसरा जो पर्सन है, मैं यहाँ पर बिल्कुल कट कर देता हूँ ये बात कि पहला दूसरा पर्सन एक ही पर्सन है, बस अगले ने इसको अलग अलग रूप बना दिया। तीसरा पर्सन मैं नहीं कराऊंगा भाई। तीसरा पर्सन बहुत ही सिंपल है कि जांच कीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि E² GMEMP। तीसरा पर्सन कह रहा है कि E² GMEMP एक विमाहीन राशि है, इसकी जांच करनी है। अब ऐसी जांच कक्षा 11 में बहुत पढ़ी है हमने। विमाहीन राशि है, इसको चेक करके बताना है क्या ये सही है क्या। जांच करो इसकी, इसको चेक करके बताना है। बता देता हूँ, यहाँ पर k क्या है? k का मान 1/4πε0 होता है। वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9,
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। जी गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक है 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11। जी की वैल्यू बता रहा हूँ, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक पढ़ा है ना आपने। और एम ई का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। एम पी का मतलब होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। अब देखो ये वैल्यू वैसे याद भी है आपको, लेकिन अगर नहीं याद है तो आपको इनको सोल्व करके याद भी करना पड़ेगा। ये सारी वैल्यू है वो मैंने आपको नोट करवा दी है कि कौन सी वैल्यू क्या है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, इस प्रश्न के दो टुकड़े हैं। पहला टुकड़ा तो ये कह रहा है कि इसको जांच करके बताओ कि एक विमाहीन राशि है। अब ऐसे प्रश्न हमने कक्षा 11 में बहुत पढ़े हैं। अगर विमाहीन राशि इसको चेक करना है तो हम क्या करेंगे, इन सब की विमा लगाएंगे। के की विमा मैंने आपको शुरुआत में करवाई है, ई की विमा भी मैंने आपको शुरुआत में करवाई है। ई कूलाम एम्पियर इंटू मीटर होता है, पता है सबको। गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक की विमा आराम से कर सकते हो। न्यूटन की विमा आपके पास है, मीटर की विमा आपके पास है, किलोग्राम की विमा आपके पास है, और एम ई और एम पी दोनों किलोग्राम है, इनकी विमा भी आप सोल्व कर सकते हो। अब इन सब की विमा आपको यहाँ रखनी है। जैसे ये विमीय सूत्र आप लोग यहाँ रख दोगे, उस सबको सरल करोगे आप लोग, तो सरल करने के बाद में आपको ये सिद्ध करना है कि इनका जो उत्तर है वो 0 0 0 यानी विमाहीन राशि आने का मतलब हो जाएगा कि इन सब का उत्तर विमाहीन राशि आनी चाहिए। अब अगर इनकी विमा आप लोगों को डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, और डायरेक्ट याद नहीं है तो आप इनको सोल्व करके पहले इनकी विमा लगाना। ठीक है, ये सवाल आप करना, 11वीं क्लास का सवाल है यार। के की विमा लिखो, ई की लिखो, जी की लिखो, एम ई की लिखो और एम पी की लिखो। जैसे इन सबको सोल्व करोगे ना, इन सब की विमा, तो उत्तर आएगा M0 L0 T0, सब कुछ 0 0 0 आ जाएगा, और वो चीज़ क्या कहलाती है, विमाहीन राशि। निकाल लोगे विमा, और नहीं टेंशन रखना बेटा, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरुआत में 6 सूत्र लिखाए हैं। इन 6 सूत्र से आप इन सब की विमा, मात्रक से विमा निकलती है सबकी। जैसे इसकी विमा निकालें तो बल की विमा क्या होती है सर, बल की विमा होती है M1 L1 T-2, ये बल की विमा है। दूरी की विमा हो जाएगी L2, नहीं समझे क्या बात मेरी, दूरी की विमा L2। कूलाम की विमा A1 T1 होती है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। ये अब इसको सोल्व कर लो, ये के की विमा आ गई। अगर वैसे डायरेक्ट याद नहीं रहता तो आप ऐसे भी इनको तैयार कर सकते हो। फिर इसकी विमा कूलाम की A1 T1 होती है, क्योंकि विमा मात्रक से ही निकालते हैं। इसकी विमा आराम से निकाल सकते हो भाई, क्योंकि न्यूटन की विमा अभी लिखी है M1 L1 T-2, मीटर की विमा L2, और नीचे किलोग्राम है, किलोग्राम की विमा M2 हो जाएगी। ठीक है, इनकी विमा, इसकी विमा M1 और इसकी विमा भी M1। बताओ कर सकते हो क्या। अब इनको सोल्व करना है, इसको सोल्व कर लो, पहले इसको सोल्व कर लो, ये सोल्व है ही, इनको रख कर आप सोल्व करोगे तो उत्तर आ जाएगा M0 L0 T0। तो आप कहोगे कि एक विमाहीन राशि है। फिर साथ साथ ये भी कह रहा है इस सवाल के अंदर कि इसकी कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू भी निकालो, तो बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेशन है भाई, के का मान नोट करवा दिया, ई का मान नोट करवा दिया, जी का मान भी, ये सारे मान मैंने नोट करवा दिए। अब गुणा भाग करके इस विमाहीन राशि की वैल्यू कितनी आती है वो वैल्यू आपको निकाल कर बतानी है। ये आपका सवाल नंबर 3 है। ठीक है, उसके बाद आपका एक चौथा सवाल है जो कि एक थ्योरिकल क्वेश्चन है, वो मैं बता देता हूँ। और चौथा क्वेश्चन क्या है वो अभी मैं बोलकर बताऊंगा, क्योंकि थ्योरी है और वो सारी थ्योरी मैंने आपको नोट भी करवा दी है। बाकी अगर कोई 1-2 पॉइंट रह भी जाता है तो वो आप आराम से नोट कर लेना, मैं जैसे जैसे बोलूँगा। तीसरा सवाल समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, विमा निकालनी है तो इन सब की विमाएँ मैंने यहाँ नोट कर दी है। के की विमा, इसको सॉल्व कर लेना, के की विमा आ जाएगी, ये विमा हो गई। 6 सूत्र है, सबको काम में लो, 6 सूत्र को यूज में लो, सिद्ध करो कि विमाहीन है, आराम से हो जाएगा। फिर कह रहा है कि इसकी कैलकुलेशन वैल्यू निकालो, आराम से निकाल सकते हो। सबकी कैलकुलेशन करके आप लोग इनकी मान रखो, मान रखकर इसको जो भी सरल होता है सरल करके ये वैल्यू निकाल दो कि सर इस पद का मान कितना आता है
पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। बिल्कुल होता है, ये हम सब जानते हैं। ये चौथे प्रश्न का मैं जवाब दे रहा हूं। चौथे प्रश्न का पहला भाग कह रहा है कि किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है, यानी क्वांटीकरण का गुण बताया था कि आवेश की मात्रा एक निश्चित न्यूनतम मान की पूर्ण गुणज होती है। ये बात मैंने बताई थी। और ये पूर्ण गुणज संख्या है, पूर्ण गुणज संख्या है जो कि मतलब पूरी कोई भी मतलब एक संख्या होगी। और ई आवेश का क्वांटम कहलाता है। इसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। यही क्वांटा होता है। और जब भी किसी वस्तु पर आवेश का आदान प्रदान होगा तो इसके गुणज के रूप में ही होता है। सबसे छोटा आवेश ई होता है, इसका और छोटा टुकड़ा नहीं कर सकते किसी वस्तु पर। यही तो क्वांटम सिद्धांत कहता है, किसी वस्तु पर आवेश देना हो तो ई के गुणज में 2e 3e 4e, आवेश लेना हो तो ई के गुणज के रूप में 2e 3e 4e, लेकिन ई से और छोटा इसका अंश नहीं बना सकते। सबसे छोटा न्यूनतम मान, सबसे न्यूनतम मान का ही पूर्ण गुणज आप लेन देन कर सकते हो। यह आवेश का क्वांटम सिद्धांत है। अगला कह रहा है कि इस कथन का क्या तात्पर्य है, तो मैंने अभी ये तात्पर्य बताया आपको। ये पहला भाग था। मतलब सीधे शब्दों में कहूं तो चौथे प्रश्न का पहला भाग ये कह रहा है कि आवेश के क्वांटम से आप क्या समझते हो। तो हमने आवेश के क्वांटम सिद्धांत के बारे में पूरी थ्योरी पढ़ी है, वो आपको पहले पार्ट में लिखनी है। फिर दूसरा भाग क्या कह रहा है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर, स्थूल मतलब होता है एक बड़ा मतलब बड़ा पैमाना हो गया। स्थूल यानी बड़ा पैमाना। बड़े पैमाने पर अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि स्थूल या बड़े पैमाने पर हम आवेशों के व्यवहार का जब अध्ययन करते हैं तो क्वांटम सिद्धांत की आप उपेक्षा कैसे कर देते हो। तो ये चीज़ यहाँ थोड़ी सी समझनी है। अगला कह रहा है, ये बस थ्योरिकल प्रश्न है, इसका रिजल्ट में उत्तर बता देता हूँ कि बड़े पैमाने पर ये जो अपना क्वांटम सिद्धांत है, इस क्वांटम सिद्धांत को हम इग्नोर कर देते हैं। क्वांटम सिद्धांत को हम उपेक्षा में ले लेते हैं, मतलब इसको नहीं गिनते। क्यों भाई, ऐसा क्या कारण है? देखो इसका कारण बताओ। मतलब बड़ा पैमाना, बड़ा स्थूल का मतलब सूक्ष्म मतलब छोटा, स्थूल मतलब बड़ा। बड़े पैमाने पर अगर बात की जाए तो बड़े पैमाने पर आवेश जो होगा वो बड़ा होगा। आवेश की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। समझ गए बात मेरी? बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ा पैमाना है तो आवेश भी बहुत ज्यादा होगा। अभी हमने क्या कहा कि आवेश का क्वांटम सिद्धांत कहता है कि एक आवेश की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ये मान लो एक बड़ा पैमाना है, इसमें बहुत ज़्यादा आवेश की मात्रा है। जब इस पैमाने पर हम अगर आवेश देंगे तो वो आवेश n के गुणज के रूप में दिया जाएगा, या इस पैमाने से हम आवेश निकालते हैं तो n के गुणज के रूप में इसको आवेश दिया जाता है और n के गुणज के रूप में ही इससे आवेश निकाला जाता है, e के गुणज के रूप में। ठीक है, पूर्ण गुणज के रूप में आवेश लिया जाता है और पूर्ण गुणज के रूप में आवेश दिया जाता है। अभी एक बात बताओ, e की बात करें तो e इलेक्ट्रॉन का आवेश है और ये एक बहुत ही छोटी संख्या है जिसकी वैल्यू -19 कूलाम के आसपास होती है। अभी देखो E यही तो है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। अब जब आप इसको आवेश दोगे तो इस छोटी सी संख्या के गुणज के रूप में आवेश दिया जाएगा, और जब इस पे आवेश लोगे तो छोटी सी संख्या के गुणज के रूप में उससे आवेश निकाला जाएगा। कितनी छोटी है? 10 की घात -19 कूलाम है। देखो तो यानी एक बहुत ही ये पैमाना है बहुत बड़ा, इस पर आवेश है बहुत ज़्यादा। जब इसको आवेश दिया जाता है तो क्वांटम सिद्धांत की पालना करके अगर हम आवेश दें तो एक गुणज के रूप में आवेश दिया जाता है, और जब इससे आवेश लिया जाता है तो एक गुणज के रूप में ही आवेश लिया जाएगा। तो एक बात बताओ, कितना ही आवेश आप इसको दे दो वो हमेशा ई के गुणज के रूप में होगा। तो कहने का अर्थ है जो आवेश हम लेन देन कर रहे हैं वो एक छोटी मात्रा है। वो क्या है बेटा? एक छोटी मात्रा है। छोटी मात्रा दी जाती है, छोटी मात्रा ली जाती है। भाई इसके गुणज में हम कितना लगा देंगे? 100 लगा दो, 1000 लगा दो, लेकिन ई है तो छोटी संख्या। लेकिन कहने का मतलब है जब तक 10 की घात -19 नहीं लगाएंगे, तब तक गुणा में 10 की पावर +19 नहीं लगाएंगे, तब तक ये संख्या छोटी रहेगी। तो कहने का अर्थ है छोटी मात्रा
लेन देन में प्रयुक्त की जाती है क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, जबकि ये एक बहुत बड़ा पैमाना है और बहुत बड़े पैमाने में अगर थोड़ा सा आवेश हम निकाल लेते हैं या थोड़ा सा आवेश हम उसको दे देते हैं तो शायद इस पैमाने पर कोई ज़्यादा सा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि बड़े पैमाने पर क्वांटम सिद्धांत की हम एक प्रकार से उसको इग्नोर कर देते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे ये वही बात होगी कि ये आवेश का समुद्र है, पूरा समुद्र है, ये पूरा समुद्र है। अब उस समुद्र के अंदर से अगर आप लोग एक गिलास पानी अगर उस समुद्र में निकाल लोगे, आप समुद्र तट पर गए, वहाँ से आपने एक गिलास पानी भरा और आप उस एक गिलास पानी को भरकर आपने बाल्टी में डाल दिया, तो क्या एक गिलास पानी से या एक बाल्टी पानी से समुद्र स्तर नीचा चला जाएगा? क्या नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक बहुत बड़ी आवेश की मात्रा, बहुत बड़ी पानी की मात्रा वहाँ पर है। उसी प्रकार अगर आप उस समुद्र के अंदर एक बाल्टी पानी निकाल लेते हो तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और या आप समुद्र के अंदर एक बाल्टी पानी डाल देते हो तो क्या सुनामी आ जाती है क्या? तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का तात्पर्य ठीक इसी प्रकार का यहाँ पर मैटर है कि आवेश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार हम एक निश्चित संख्या के गुणज के रूप में आवेश का आदान प्रदान करते हैं, यह तो क्वांटम सिद्धांत है। लेकिन जब इस क्वांटम सिद्धांत को एक बड़े पैमाने पर प्रयुक्त किया जाता है तो ये आवेश का जो लेन देन होता है एक पूर्ण गुणज के रूप में, वो एक छोटी सी मात्रा का ही लेन देन होता है, और जब छोटी सी मात्रा का लेन देन होता है तो उसका बड़े पैमाने पर कोई ज़्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम कहते हैं कि बड़े पैमाने पर हम अमूमन क्वांटम सिद्धांत की उपेक्षा करते हैं बेटा, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है, ये भी एक थ्योरिकल क्वेश्चन है, बाकी मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी करवा दिया है। कांच की एक छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो दोनों पर आवेश आ जाता है, ये बात हम सब जानते हैं और मैंने डिटेल से भी करवाया है, काफ़ी समय लगा था उस टॉपिक के अंदर भी, और इस पाँचवें प्रश्न का उत्तर भी वहाँ से मिलेगा। इसी प्रकार ये अन्य वस्तुओं में भी ऐसी घटना होती है, बिल्कुल होती है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो ये घटना हुई, प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो भी ये घटना होती है, बिल्कुल होती है। तो सिद्ध करो यहाँ पर आवेश संरक्षण सिद्धांत का सामंजस्य है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं। आवेश संरक्षण सिद्धांत का सामंजस्य कैसे है वो आप समझो। ये मान तो नोट कर लिए होंगे आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया अगर बेटा, कई बार मैं भूल जाता हूँ। जैसे सपोज करो ये कांच की छड़ है, ठीक है, कांच की छड़ है और ये एक रेशमी कपड़ा है। अब आवेश संरक्षण सिद्धांत का सामंजस्य कैसे है? शुरुआत में हमने एक दूसरे को रगड़ा नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक प्रकार से विद्युत रूप से उदासीन थी, यानी इस पर टोटल आवेश की मात्रा जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, इस पर भी जितने पॉजिटिव है, ये भी एक प्रकार से अनावेशित कह दो या विद्युत रूप से उदासीन कह दो, और ये भी क्या होती है बेटा? उदासीन होती है। लेकिन जैसे ही इनको, अब उदासीन है इसका मतलब दोनों उदासीन है और दोनों पर नेट आवेश, टोटल कुल आवेश समेशन क्यू 0 है। समेशन क्यू क्या है? 0 है। कैसे? आवेशों का बीजगणितीय योग हम निकालेंगे तो जितने पॉजिटिव जितने नेगेटिव ये भी उदासीन, जितने पॉजिटिव जितने नेगेटिव ये भी उदासीन। लेकिन जैसे इनको आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने से क्या होता है? ये प्लेट पॉजिटिव हो जाती है रगड़ने पर, ठीक है। अब इसका उत्तर आप पहले लिख चुके हो, इसलिए पांचवा प्रश्न आपको करने की जरूरत नहीं है। रगड़ने से पॉजिटिव कैसे हो जाती है कि जब इसको रगड़ते हो तो मैंने ये बताया था कि इस कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन है वो निकलकर रेशमी कपड़े पे चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन सारे कहाँ चले जाते हैं? रेशमी कपड़े पर चले जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन रेशमी कपड़े पर चले जाते हैं तो ये रेशमी जो कपड़ा है, ये कांच की छड़ है, तो रेशमी कपड़े पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो ये रेशमी कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है और कांच की छड़ क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। अब अपने को ये बताना है कि सिद्ध करो यहाँ आवेश संरक्षण सिद्धांत की पालना हो रही है। तो घटना से पहले भी आवेश संरक्षित था, लेकिन घटना के बाद भी आवेश संरक्षित है। कैसे संरक्षित है? जैसे इनको रबिंग किया यानी इनको घर्षण करवाया तो जितने इलेक्ट्रॉन रेशमी कपड़े पर स्थानांतरित होते हैं उतना ही इस पे धनावेश आ जाता है। मतलब जितनी ऋणावेश की मात्रा रेशमी कपड़े पर जाती है उतनी धनावेश की मात्रा कांच की छड़ पर आ जाती है। तो क्या इस दौरान टोटल आवेश बदला? क्या नया आवेश उत्पन्न हुआ या कोई आवेश नष्ट हुआ? नहीं, उतना ही आवेश है।
अब अगर आप इन दोनों वस्तुओं के कुल आवेश की मात्रा निकालोगे तो वो भी आपको क्या देखने को मिलेगी, नियत देखने को मिलेगी। क्यों भाई? क्योंकि ये वही कंडीशन है, अगर इस कमरे के अंदर आवेश है, यहाँ से कुछ आवेश उठाकर अगर उस कॉर्नर में रख देता हूँ तो वही बात, यहाँ आवेश की कमी हो गई, वहाँ आवेश की वृद्धि हो गई, लेकिन इस कमरे का ओवरऑल चार्ज है वो उतना ही रहने वाला है। तो हम यही कहेंगे कि यहाँ पर आवेश संरक्षण सिद्धांत की पालना होती है, क्योंकि जितना आवेश रेशमी कपड़े पर जाता है, जितना ऋणावेश जाता है उतना धनावेश इधर बन जाता है। तो कहने का अर्थ ये कि आवेश यहाँ नया आवेश न तो उत्पन्न हुआ है, न ही कोई आवेश नष्ट हुआ है, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह चला गया। जितना आगे गया उतना पीछे बच गया, जितना आगे ऋणावेश गया पीछे उतना धनावेश बच जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आवेश संरक्षण सिद्धांत की पालना होती है। तो इस प्रकार ये थ्योरिकल क्वेश्चन है। वैसे मैंने इसके बारे में पहले भी आपको बताया था, और इनको पढ़ना अच्छी तरीके से, परीक्षा में ये पूछे जा सकते हैं एक तर्क के आधार पर कि बच्चा देखे क्या लिखता है इसके अंदर। तो इस प्रकार आपको इसको पूरा सिस्टम से इसको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अपने 5 क्वेश्चन हो गए हैं, तो 2-3 क्वेश्चन तो अपने नॉर्मल कैलकुलेशन के थे और 1-2% थ्योरी के हैं। आगे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे थ्योरिकल न्यूमेरिकल उसमें, और बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। तो जितने हो सके बेटा आप इनको सोल्व करना। बाकी मैंने बता दिया है, किताब नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर्सन मैं बोल रहा हूँ, पर्सन बोलते समय आप अच्छी तरीके से इसको सुनो कि क्या बोल रहे हैं सर, और उसके बाद रफ कॉपी में इसको लिखने का प्रयास करो। ठीक है, जितना हो सके किताब जल्दी से जल्दी आप लोग व्यवस्थित करो कि किताब की व्यवस्था हो जाए, तो आपको न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ जाएंगे, ताकि आपको पर्सन देखना ना पड़े। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे बेटा, तब तक के लिए धन्यवाद।